नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की मुसीबत उतनी ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का लिंक सामने आ चुका है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ कैसे आतंकी उमर संपर्क में था, उसका भी खुलासा मोबाइल के जरिए, सिम कार्ड के जरिए और कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के पूछताछ के जरिए हो चुका है। हवाला के जरिए पैसे आया, उसका भी खुलासा हो चुका है। साथ ही अभी कुछ देर पहले एक बड़ी खबर यह सामने आई कि उमर का खास और करीबी दोस्त आमिर को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि बताया यह जा रहा है कि उमर के साथ मिलकर आमिर ने इस पूरी साजिश को रची। घटना को अंजाम देने में उमर के साथ साथ आमिर का भी हाथ है। तो उमर तो इस दुनिया में नहीं रहा, i20 के साथ उसकी भी मौत हो गई, लेकिन अब कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। अब उससे एनआईए पूछताछ करेगी और लिंक को खंगालेगी और हो सकता है कि कुछ बड़े खुलासे भी हो। तो गिरफ्तारी से जुड़ी आपको अपडेट बताएंगे, ये भी बताएंगे कि गिरफ्तारी के बाद अगला एक्शन सरकार का क्या है, क्या कुछ है प्लान। और ज्यादा जानकारी और इस पर अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि अभी अभी बस थोड़ी ही देर पहले खबर आई कि एनआईए ने एक गिरफ्तारी की है उमर के दोस्त आमिर की। अब क्या उम्मीद जताई जाए कि अब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और पाकिस्तान पर अब अटैक की तैयारी और प्लानिंग भी बनेगी? देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो है भूचाल आने वाला है। अब चूंकि जो अब तक के जो इन्वेस्टिगेशन से जो पता लग रहा है कि ये सारा ऑपरेशन बॉर्डर के उस पार जैसे मोहम्मद के तमाम हैंडलर से ये कनेक्टेड है। एनआईए की पहली गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही शख्स है जिसने कार को मुहैया कराया था और जिस कार के अंदर ये उमर अपने आप को उड़ा लिया। आपको याद होगा कि जैसे ही ये धमाका हुआ था और अमित शाह ने ये कहा कि स्लो मूविंग कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है, उस वक्त ही हमने बताया था कि ये हो ना हो एक खुदकुश हमला हुआ है, ये सुसाइड बॉम्बर का काम है। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये एक सुसाइड मिशन के तहत ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब जानकारी क्या आ रही है कि यहाँ डॉक्टरों का एक बाकायदा मॉड्यूल तैयार किया गया, कौन लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके डिजिटल इम्प्रिंट से क्या मालूम चल रहा है। तो मालूम चल रहा है कि पैसे हवाला के जरिए दिल्ली लाए जा रहे थे। पैसा कहाँ से आ रहा था? तो पैसा पाकिस्तान से आ रहा था। जैसे मोहम्मद का हाथ है, जैसे मोहम्मद का मतलब अजहर मसूद है। अजहर मसूद कौन है? तो वो आईएसआई का एक क्रिएट किया गया आतंकवादी संगठन है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसी अजहर मसूद के पूरे खानदान को हम लोगों ने नेस्तो नाबूद कर दिया था और उसके नमाजे जनाजा के अंदर ये तमाम आईएसआई के ऑफिशियल्स, आर्मी वाले वो सैल्यूट दे रहे थे, सलामी दे रहे थे और उसे एक शहीद का दर्जा दिया गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के पास वो पर्याप्त और पुख्ता सबूत है जिसके आधार पे पाकिस्तान को अब टारगेट किया जाएगा। वाकई में जैश ए मोहम्मद का नाम तो राज सर पहले ही सामने आया था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लिंक निकल रहा है और अब पुख्ता सबूत भी हाथ लग रहे हैं। जैश ए मोहम्मद का नाम आना मतलब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू होना। अब कैसे जांच के साथ साथ पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ती जा रही है? देखिए, पाकिस्तान की मुसीबत तो बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि भारत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस तरह के कोई हमला भारत में होता है तो भारत छोड़ेगा नहीं और नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि जो इस तरह का ये इन लोगों ने ये वारदात जो किया है, इससे बड़ा स्पष्ट है कि अकेले कोई ऐसे नहीं कर सकता है। इतने सारे एक्सप्लोजिव्स को जमा करना, फर्टिलाइजर को जमा करना, और अब ये जो खबर आ रही है कि इसमें हवाला के थ्रू से पैसा आया है। और एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है कि ये देखिए, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन लोगों ने बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए एक लैब बनाया था और DIV वीडियोज हैं, डू इट योर सेल्फ वीडियोज। उसके अलावा उनको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रहा है? पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं उनसे मिल रहा है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान का नाम तो इस पर चारों तरफ लिखा हुआ है। और अभी देखिए क्या जानकारी आ रही है कि जो शाहीन, डॉक्टर शाहीन थी,
ये 10 साल से जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थी। अच्छा, इतना ही नहीं, इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर के उस ठिकाने पे हमला किया और जब इतने सारे उसके करीबी मारे गए, उसमें उसकी बहन बेवा हो गई, उसके बहन का पति भी मारा गया उसमें। उसके बाद उसने एक महिलाओं का विंग बनाया आतंकियों का, और उसकी जिम्मेवारी उसने दी है अपनी बहन को। अब उस विंग का भारत में जो हेड बना, जो महिला बनी, वो यही डॉक्टर शाहीन थी। 10 साल से तो वो टच में थी ही, लेकिन ये जो महिला विंग बना उसकी ये हेड थी। पूरा उसके बैंक खाते का भी खुलासा और डेटा सामने आ गया। बताया जा रहा है कि 25 लाख इस हवाला के जरिए उसके खाते में भेजे गए हैं। उसमें मुजम्मिल भी शामिल है, उमर तो था ही, और शाहीन भी है। शाहीन भी है, और इसको लेकर के झगड़ा भी हुआ है। पैसे को कैसे खर्च किया जाए, उससे एक्सप्लोजिव खरीदना था, फर्टिलाइजर खरीदना था, तो उनको बीच में काफी झगड़ा भी हुआ है। ये पूरा जो ऑपरेशन था, ये पूरी तरह से पाकिस्तानियों ने प्लान किया था। अब ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है, लेकिन पाकिस्तान को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनको याद रखना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया था वो अभी बंद नहीं हुआ है। और अगर इसके और भी पुख्ता प्रमाण मिलते हैं, देखिए अभी तो प्रमाण जुटाए जा रहे हैं, जब सारी डॉसियर बन जाएगी उसके बाद भारत चुप नहीं रहेगा और नरेंद्र मोदी चुप नहीं रहने वाले हैं। और अगर ऐसी हरकत जो पाकिस्तान ने की है तो आप मान के चलिए कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी जल्द ही शुरू होगा। वाकई में एक सवाल है मनीष सर, और ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एनआईए ने इतनी बड़ी गिरफ्तारी कर ली है और हर दिन कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने चुप्पी साध रखी है। लगातार हम पहले देखते थे कि अमित शाह बैठक करते थे, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, लेकिन अभी बहुत खामोशी है। ये सन्नाटा क्यों है? क्या कैमरे के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है क्या? देखिए, ये सन्नाटा आंधी से आने से पहले का एक सन्नाटा है, और आप यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत की सरकार ने ये पहलगाम के बाद ही अपनी पूरी पॉलिसी को एक नया आयाम दिया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक कोई भी आतंकवादी घटना पाकिस्तान प्रायोजित होगा तो वो एक अटैक माना जाएगा, और नंबर 2 कि वो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि कौन स्टेट एक्टर है, कौन नॉन स्टेट एक्टर है, वो आर्मी है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और है। ये हम कंसिडर करेंगे कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है। तो अब जब ये सबूत सामने आ रहे हैं तो ये तो पॉलिसी ही हो गई हमारी अब कि भाई अब हम छोड़ेंगे नहीं, घुस के मारेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में साफ साफ कहा कि जो कोई भी हो, इसकी साजिश रचने वाले, इसको अंजाम देने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और यही बात अमित शाह ने भी कही, राजनाथ सिंह ने भी तो इसका मतलब साफ है कि अब सबूत मिलने लग गए हैं, तो इसके ऊपर अब एक्शन भी बहुत जल्द होगा। बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरह से अमित शाह ने कहा हो या पीएम मोदी ने कहा हो या राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी साजिश करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और नो डाउट आज नहीं तो कल पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक होगा, लेकिन इस बार ये अटैक ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 की तरह नहीं, इससे भी क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा होगा? क्योंकि उस वक्त ही कई टारगेट पे ले लिए गए थे आतंकी ठिकाने, अब उसको अगला निशाना बनाया जाएगा, या इससे भी बड़ी प्लानिंग भारत सरकार की तरफ से होगी? टुकड़े टुकड़े में बटेगा क्या पाकिस्तान? देखिए, अगर इस बार ये ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है तो पाकिस्तान, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। तो इतिहास और भूगोल बदलेगा इनका। और देखिए, ये हवा में बात नहीं हुई थी, और आर्मी चीफ ने भी कहा था, आर्मी चीफ का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में जिस तरह का पेशेंस हमने दिखाया, रिस्ट्रेंट दिखाया, वो इस बार हम नहीं दिखाने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूं, अभी ऑपरेशन त्रिशूल जो हुआ यहाँ पे सर क्रीक के इलाके में, वहां से भारत की सेना ने साफ मैसेज दिया कि अगर इधर भी हम एक नया फ्रंट खोलेंगे। पाकिस्तान कितनी मुश्किल में पड़ रही है आप समझिए, एक नया फ्रंट यहाँ सर क्रीक में खुलेगा, जम्मू कश्मीर पे सेनाएं आमने सामने है। और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान कहां लड़ेगा? उधर अफगानिस्तान, वहां जो तालिबान है वो घर में उनके बराबर घुस रहा है। और सोचिए, बलूचिस्तान भी कह रहा है कि भारत हमें थोड़ी सी मदद करो। मीर यार बलूच का एक ताजा स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि भारत को इजराइल की तरह मारना चाहिए, ऐसे में पाकिस्तान 1 महीने तक भी नहीं टिकेगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान तुरंत हाथ जोड़ लेगा। अगर ये युद्ध 1 सप्ताह से भी ज्यादा खिंच जाता है तो उसके पास इतनी फॉरेन करेंसी नहीं है कि युद्ध को सस्टेन कर सके। ये बात समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है। और देखिए, किस किस फ्रंट पे वो लड़ेगा? सर क्रीक के फ्रंट पे लड़ेगा, कश्मीर के फ्रंट पे लड़ेगा,
अफगानिस्तान के फ्रंट पे तालिबान से लड़ेगा या बलूचिस्तान में बीएलए से लड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। तो अगर भारत बलूचिस्तान की ये सारी जो संस्थाएं हैं, खासकर जो बीएलए है, हम लोग उसको फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, वो कहते हैं ना आतंकी हैं, वो हमारे वहाँ जो जम्मू कश्मीर में उनको कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स। अगर हम लोग कहें कि बलूच जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर भारत उनकी मदद शुरू कर दे, वेपन्स दे, हथियार दे उनको, तो आप समझिए कि बलोच लड़ाके ऐसे हैं, उनका भी इतिहास ऐसा है कि पाकिस्तान को वो नाको चने चबवा सकते हैं। और आप देखिए कि बलूचिस्तान अलग होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो टीटीपी है और जो बीएलए है, अगर वो साथ में मिलकर काम करते हैं और कर ही रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जो केपी के इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, वहाँ का जो पश्तून है वो भी आज़ादी के लिए बेचैन है। और कई बार उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग होता है तो इस बार हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, हम भारत का साथ देंगे और खैबर पख्तूनख्वा भी आज़ाद होगा। मतलब आप मान के चलिए कि इस तरह की हरकत करके पाकिस्तान अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा है, क्योंकि उसके सारे स्टेट उससे अलग हो जाएंगे। सिंध में तो अलग चल रहा है, बलूचिस्तान में बीएलए, खैबर पख्तूनख्वा भी है, वो कह रहा है कि हम आज़ाद होंगे। पंजाब को छोड़िए, पंजाब के अलावा बाकी जो स्टेट है ना, सब अलग हो जाएंगे और भारत की सेना ने बता दिया है। तो इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा वो 4 दिन की। लगता है कि अफगानिस्तान भी नहीं छोड़ने वाला है। अफगानिस्तान तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तो घर में घुस के मार रहा है ना उसको। तो इस बार पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े में बंटना बिल्कुल तय है। पाकिस्तान को कोई बचा नहीं पाएगा, वो सुधर नहीं रहे हैं, लेकिन भारत ने मन बना लिया है कि इस बार उनका इतिहास और भूगोल, जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा, वो बदल के रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के इंटरनल हालात को भी देख लेते हैं। आसिम मुनीर का तो लगातार विरोध हो रहा है, जिस तरह से उन्हें और शक्तियां दे दी गई, संशोधन पास करा के प्रोटेस्ट हो रहा है। इमरान की पार्टी भी लगातार सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ विरोध कर रही है। कई जजों के इस्तीफे की खबर सामने आ गई। भारत से वो पहले निपटेगा या अंदर इंटरनल झगड़ों को सुलझाएगा? देखिए, मुनीर जो है ना, वो इस कदर डरा हुआ है, उसके अंदर एक भय है कि जिस दिन भी हमारे पास से ये कुर्सी गई, उस दिन वहाँ पाकिस्तान में भी वो नहीं बचेगा। तो जो नया अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट आया है, उसमें उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। एक तो वो जीवन भर फील्ड मार्शल रहेगा, और फिर जैसे प्रेसिडेंट को, हर देश में प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी रहती है कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। तो आप ये समझिए कि उसको इतना डर है। इतना डर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में उसने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान के जो लोग हैं आज की तारीख में आर्मी को पसंद नहीं करते। उसके अलावा जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया था, जैसे आपको टीएलपी है, तहरीक लब्बैक है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी कमर कस के खड़ा हो गए हैं और आसिम मुनीर के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये गाजा में जो पीस डील हुई है उसमें ये हमास के खिलाफ जाके लड़ने वाले हैं पाकिस्तान की आर्मी, उससे भी बिल्कुल नाराज हैं। तो आप समझिए मुनीर की स्थिति इतनी कमजोर है, वो इतना डरा हुआ है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बचने के कोई रास्ते नहीं है। वो कहाँ से बचेगा? उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो गए। आज की तारीख में आप जान लीजिए कि वो बिल्कुल ताकत की दम पे ये टैंक वैंक दिखा करके वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ये शहबाज शरीफ जो है उसकी कठपुतली है, कुछ उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। और वहाँ के लोग इतने आक्रोश में हैं कि किसी भी दिन आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। भारत तो हमला करके उसको टुकड़े टुकड़े करेगा ही, लेकिन वहाँ की आंतरिक स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ के लोग कभी भी विद्रोह कर सकते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा तख्ता पलट हो सकता है। और जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कई पाकिस्तान के आतंकवादी मारे गए, बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए। अब जैसे मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, मसूद अजहर, जिनके परिवार के भी 14 लोग मारे गए, लेकिन वो बच गए और उन्होंने ये भी कहा था कि इससे अच्छा तो मैं भी खुदा के पास चला जाता। तो क्या अब अगला टारगेट में मसूद अजहर होगा? उसका खात्मा अब तय माना जाए? देखिए, इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। जिस तरह से भारत की सेनाओं ने, भारत के एयरफोर्स ने उनके ढांचे पे हमला किया और 100 से ज़्यादा लोगों को मारा, जिसमें कि इसका जीजा भी था मसूद अजहर का, उसको रोया भी। उसके बाद पाकिस्तान से जो खबर आ रही है कि ये जो टेरर कैंप्स है ना, उसको वो उस किनारे ले जा रहा है। इस किनारे से मतलब जिधर आपको बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, उस इलाके वो ले जा रहा है, ताकि भारत अगर कभी अटैक भी करे तो बहुत दूर जा करके उसको अटैक करना पड़े। यह स्थिति है। लेकिन उसको समझना चाहिए कि भारत का स्ट्राइक रेंज इतना ज़्यादा है। बालाकोट स्ट्राइक में कहाँ तक जाकर के हमला हुआ था, तो वो बचने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को डर इतना लग रहा है, जिस तरह से भारत की एयरफोर्स ने हमला किया और वहाँ उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बचा नहीं पाया, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। उसने एक नया रास्ता निकाला है। अब ये सारे जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं वो सीमा पे अब नहीं है, अब वो बिल्कुल उस किनारे हैं जहाँ उनको लगता है कि भारत वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन भारत ने जो अपनी क्षमता दिखाई है वो वहाँ तक भी पहुँचेगा। और जो खबरें आ रही हैं कि भारत ने पूरा प्लान बनाया हुआ है। इस बार अगर युद्ध होता है तो आप समझिए कि जैश मोहम्मद जिसने नया ढांचा बनाया है वो भी नहीं बचने वाला है, और पाकिस्तान का जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है सबको कैसे बर्बाद करना है, सबकी प्लानिंग भारत ने कर रखी है। तो कुछ भी वो कर लें,
उनका बचना बड़ा मुश्किल। और देखिए जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो है ना, वो तभी तक चलते हैं जब तक आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है। और लेकिन जिस दिन युद्ध होगा तो आर्मी खुद को तो बचा नहीं पा रही है। आसिम मुनीर तो जाके बंकर में छिप रहा है, वो ये मसूद अजहर को कैसे बचाएगा? तो ये बचना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कहानी खुद से लिख रहा है ऐसी हरकतों को अंजाम दे करके। और आप मान के चलिए कि जैश ए मोहम्मद वगैरह ये तो नहीं बचेंगे। आसिम मुनीर का बचना मुश्किल है इस बार। बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो वाकई में जिस तरह से भारत सरकार हो या भारत सरकार की जांच एजेंसियां हो, एक्टिव मोड में है। जब से ये दिल्ली में कार के अंदर ब्लास्ट हुआ, सरकार ने फौरन उसे आतंकी हमला करार दिया। उसके बाद लगातार जांच एजेंसियां, चाहे वो NIA हो या दिल्ली पुलिस हो या जम्मू कश्मीर की पुलिस ही क्यों ना हो, लगातार जिस तरह से अलग अलग इलाकों में रेड की कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, सरकार तो एक्टिव मोड में और एक्शन मोड में दिख रही है। लेकिन अब जब जांच में जैसे मोहम्मद का कनेक्शन आया है, पाकिस्तान का लिंक साफ साफ जुड़ गया है, तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की शुरुआत हो जाएगी और इस बार पाकिस्तान पर हमला जबरदस्त होने वाला है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।